हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाना चाहिए तो आप नोट्स बना लीजिए। और कोशिश करूंगा मैं कि अगर इसके नोट्स अगर बनते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे भी शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, मैं आपको छोटा सा रिकैप देता हूँ। सबसे उस वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, इससे पिछली वाली में, कि एटम क्या चीज है। हमने ये देखा था कि जो इनडिविजिबल पार्ट है, कि अगर कोई मैटर है, आप उसके ब्रेकडाउन करते हुए जा रहे हैं, आपने उसको बहुत ज्यादा ही नैरो ब्रेकडाउन कर दिया, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर वो फर्दर इनडिविजिबल है। उसी को एटम कहा है। अब हम पढ़ेंगे कि नहीं नहीं, हमें पागल बनाया गया है, वो एटम वो नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम देखेंगे कि भाई एटम भी किसी चीज से बना होगा, और जिससे वो बनता है उसी को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखा जाएगा। साथ में और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं, और आइसोटन्स क्या होते हैं, तो और आइसोटॉप्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। चार्ज पार्टिकल्स में क्या क्या चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सबसे पहली चीज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था, जे जे थॉमसन। ये नियर बाय 1900 आप मान के चलिए, एग्जैक्ट नहीं बट 1900 के आसपास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी थोड़ी सी यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक नाम आप पढ़ेंगे ई गोल्डस्टीन, और एक नाम आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड। समझिए इसको। जब ई गोल्डस्टीन आएगा तो यहाँ पर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन लाइक पार्टिकल्स, जिसको उन्होंने कहा कैनल रेस, या इसको हम एनोड रेस भी बोलते हैं, ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। जो प्रोटॉन के ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर प्रोटॉन ही है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेज है। पर एक्चुअली में एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है, उसकी जो डिस्कवरी करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी। अब आजकल के एग्जाम में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब करी थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रदरफोर्ड ने करा था 1917 में, ठीक है, प्रोटॉन की खोज। और कैनल रेस की जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी, ये करी थी 1866 में। ओके, अब आपको क्या समझना है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये मान के चलिए कि इस पे जो चार्ज है माइनस का, इस पे प्लस का चार्ज है। चार्ज के मामले में ये दोनों क्या है, अपोजिट है। पर जब हम बात करते हैं इनके मास की, इनके वजन की, इनके भार की, तो प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का 2000 टाइम्स है। 2000 टाइम्स है प्रोटॉन। गॉट माई पॉइंट। तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है। प्रोटॉन के बारे में थोड़ा पता लगा, गोल्डस्टीन ने क्या करा था, रदरफोर्ड ने क्या करा था, कौन से ईयर में इसने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, कैनल रेस कौन से ईयर में डिस्कवर हुई थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस कौन कौन से होते हैं, और मास कितना गुना ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का मॉडल क्या था। अब बात हो गई, हमें ये पता लग गया भाई कि एटम जो है उसके अंदर कुछ तो है। तो क्या क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा। सपोज दैट कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया। सपोज दैट कि एक्चुअली में पता लगाया तो अब हमें तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, तो थॉमसन साहब ने बताया कि देखो ये इस टाइप से कुछ एटम होता है। क्या बताया कि जैसे मान के चलिए ये तरबूज है, इस तरबूज में ये हर जगह हर जगह हर जगह रेड 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 रेड, वो एडिबल पार्ट जो होता है वो है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे इसके सीड्स, ये कुछ कुछ सीड्स हैं।
तो जेजे थॉमसन ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो ये आपको ब्लैक वाली चीज जो सीड्स दिख रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और वहीं पर जो आपके पास ये दिख रहा है, आपके पास रेड वाला पोर्शन, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझ आया आपको, इन्होंने ये बोला कि जो ये सीड लाइक स्ट्रक्चर है, सीड की तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, और वहीं पर जो उसके अलावा जो पोर्शन है वो सब क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो यहाँ पर चीज क्या समझनी है अपने को, वो समझिए। तो जे जे थॉमसन ने दो चीजें बताई। पहली चीज ये बताई कि जो एटम होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होता है और उसके अंदर एक नेगेटिव पार्ट होता है। जो नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है, और वो पॉजिटिव पार्ट के अंदर एम्बेडेड होता है सीड्स की तरह, ठीक है। दूसरी चीज जो बताई जे जे थॉमसन ने वो ये थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के। हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि एटम क्या है, पूरी तरीके से स्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। आपको यहाँ तक क्लियर आया? मैं शॉर्ट सा रिकेप दे देता हूँ ताकि आप दोबारा से समझ पाए। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें बताई। मैंने आपको ये बताया कि जेजे थॉमसन ने मॉडल दिया, इस मॉडल को, हाँ ये चीज रह गई थी, इस मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। देखो प्लम पडिंग भी वही चीज है कि मान के चलिए केक है, केक में आपके पास यहाँ पर कुछ डेट्स लगा दिए या प्लम लगा दिया, खजूर नहीं होता, या चेरी टाइप लगा दिया, या रेजिन्स कहते हैं उसको, वो सब लगा दिया, तो वो आपके पास एक तरीके से इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है जैसा कि वाटरमेलन टाइप है। तो वाटरमेलन और प्लम पडिंग मॉडल दोनों कहते हैं। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, फटाफट देखिए। जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी समवेट अराउंड 1900 में। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने ये बोला कि ये अगर वाटरमेलन है, तो अगर ये इसके सीड्स हैं, इसके अलावा जो भी दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पर वो सब क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट मैंने आपको बताया, ये सीड्स है। ओवरऑल जो एटम है वो क्या है, स्टेबल है और न्यूट्रल है। ये इनका मॉडल है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए समझिए। रदरफोर्ड ने क्या करा कि इन्होंने इसी इसी चीज को मैं जरा ध्यान से इसी चीज को मैं थोड़ा इस तरफ से बनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, ये सब क्या है, गोल्ड की फॉइल्स है, ठीक है। और ये मैंने चारों तरफ इसके यहाँ पे ये मैंने फॉस्फोरेसेंट नहीं लिखे, आप इसको फ्लोरोसेंट लिखिए, सॉरी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। क्या होती है बताता हूँ। और यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से अल्फा रेज निकलती हैं। सो थोड़ा बहुत अल्फा रेज के बारे में जान लो, ठीक है। अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा रेज आपके पास पॉजिटिव रेज होती हैं। इनका जो वेट होता है वो होता है बट अराउंड ट्वाइस ऑफ हीलियम एटम, आई एम सॉरी, ट्वाइस ऑफ हीलियम का मतलब हो जाता है ये एक जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, तो ये 4 AMU होगा, ठीक है। सॉरी मिस माई मिस्टेक, 2 सही लिखा था मैंने, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ हीलियम एटम 4 AMU के बराबर होता है। अब इन्होंने क्या बताया, देखो सुनिए आप, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इन्होंने यहां से अल्फा रेस बम्बार्ड करी, मतलब डाली। अभी जो गोल्ड फॉइल्स दिख रही हैं आपको, इसके अंदर से इस तरीके से क्रॉस हो रही थी। क्रॉस होते हुए इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व करने से पहले मैं चीज बताता हूँ, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब बता रहा था क्या था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब ये था कि ये जो लाइट आपके पास जा रही है ना सामने, ये लाइट कह रहा हूँ सॉरी, रेज जो जा रही है, ये जहां जहां जैसे कि इसमें से पार होके निकलेगी तो इस स्क्रीन पे जहां जहां स्ट्राइक करेगी वो पार्ट ग्लो करेगा, ठीक है।
वो पार्ट क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब क्या हुआ कि यहां से इन्होंने भेजा भाई अल्फा रेज। जब इन्होंने अल्फा रेज को भेजा तो क्या हुआ कि मैक्सिमम अल्फा रेज जो थी वो इस वाले फॉइल से क्रॉस करके सामने वाली स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही थी और वो स्क्रीन ग्लो कर रही थी। तो यहां पर एक चीज समझ आई रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने ये बोला कि अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम अल्फा रेज हैं वो इसलिए क्रॉस कर गई इसमें से क्योंकि भाई जो मैक्सिमम पार्ट है इस एटम के अंदर वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। अच्छा, और क्या समझ आया। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ आप इस वाले डायग्राम में देखो, जो ये डिफ्लेक्ट कर गई है, ये डिफ्लेक्ट कर रही है। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेज क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, डिफ्लेक्ट क्यों करेगी आप मुझे बताइए। अगर अल्फा रेज डिफ्लेक्ट तब करेंगी कि भाई ये अल्फा रेज तो खुद पॉजिटिव है और अंदर कोई अगर पॉजिटिव चीज रही होगी तो वहां पर स्ट्राइक करा होगा और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई होगी। यही तो हो सकता है। इसीलिए यहां से ये बात तो श्योर समझ आ गई कि भाई कुछ तो ऐसा है जो पॉजिटिव है एटम के अंदर। फिर एक उन्होंने ऑब्जर्व करा कुछ इस तरीके का पैटर्न जो कि 180 डिग्री के ऊपर रिबाउंड हो गया, यहां से यहां सीधा 180 डिग्री चला गया। अच्छा, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, यहां से कुछ चीजें आपको समझनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज यहां से ये समझ आई कि इसे मैं अल्फा लिखते हैं, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये मैक्सिमम जो थे वो क्रॉस कर गए। जिससे ये समझ आया कि मैक्सिमम पार्ट जो एटम के अंदर है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। फिर उसके बाद समझ आया कि जो पॉजिटिव वाली चीज है, जिसको हम पॉजिटिव वाली चीज जो डिस्कवर हुई है वो कहीं ना कहीं बीच में है, ठीक है, बहुत ही कम पोर्शन में है। अच्छा, ये भी हमें समझ आया यहां से, ठीक है। और इसी वाली चीज को हमने कहा प्रोटॉन। इसको क्या कहा, प्रोटॉन। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, आप उसे समझ लीजिए। देखिए, ये अगर एटम है, ये अंदर प्रोटॉन है और ये सपोज कीजिए रेडियस है। तो जो ये प्रोटॉन है ना, वो आप ऐसा समझिए कि इसको इसको कंपैरिजन कैसे करा है कि अगर मान के चलिए ये बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है या फुटबॉल स्टेडियम है और उसमें आपने एक छोटी सी गोल्फ की बॉल बीच में रखी हुई है, आप इससे कंपैरिजन कीजिए। व्हाट माय पॉइंट। तो आपको बस मोटा मोटा आपने ये समझना है कि अल्फा रेज पार्टिकल किस लिए थी। ये थी आपके पास प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए। इसमें क्या करा गया था, इससे क्या पता लगा कि मैक्सिमम स्पेस खाली होता है और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर होता है। बस इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ड्रॉबैक्स के ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या है, इन्होंने ये तो बताया कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ऐसा बोला कि ये अगर एटम है तो, अच्छा पहले इससे ये समझ लिया कहानी की स्टार्ट कैसे हुई। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, बहुत बढ़िया। अब रदरफोर्ड को ये प्रॉब्लम आई कि ठीक है, आप मुझे बस ये बताइए कि अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो उस सिनेरियो में एक एटम स्टेबल कैसे रहता है। आपने पढ़ा ना, जीसस थॉमसन वाले ने क्या बोला कि भाई ये बाहर जो है वो पॉजिटिव है, अंदर क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इक्वल होने की वजह से ये एटम स्टेबल होता है। रदरफोर्ड वाले में क्या था, इन्होंने कहा कि बीच में कोई पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव है, जिसको प्रोटॉन बोल दिया। और उसके बाद बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अच्छा, तो यहां से क्या इशू निकला, यहां से ये निकला कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली चारों तरफ घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी एंड। और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी इस हिसाब से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सेंटर में आके
मतलब प्रोटॉन के अंदर मिक्स होकर खत्म हो जाएगा। ये एग्जाम से इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, आप इसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे 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 से घूमता रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि बाद में वो आके सेंटर के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। आप इसे कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या कहना चाहता हूँ मैं। आपने वो देखा होगा ना कि ये रस्सी है, और रस्सी में आप एक पत्थर बांध दीजिए, और पत्थर को आप ऐसे ऐसे एक दो बार घुमा दिए। जब आप घुमा देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे, मतलब अगर मान के चलिए सबसे बड़ा गोला ये था, फिर वो ऐसे अंदर, फिर और फिर और फिर और, बीच में आप देखेंगे बीच में वो सेंटर में आके रुक जाता है। यही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो गई। अगर रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, तो ये कंडीशन कहने का मतलब ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि एटम स्टेबल है तो कैसे है। तो ये इनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आपको बस अल्फा रेस इनके बारे में पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, ये सब चीजें ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो बोर्स आए इसके बाद, क्योंकि वो ये नहीं समझा पाए कि एटम स्टेबल कैसे है। अब इन्होंने क्या कहा, देखो अब आपको समझ आ जाएगा मैं वहां क्या समझाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि देखो भाई, हर इलेक्ट्रॉन का ना अपना एक कमरा होता है, कि ये मेरा कमरा है, ये तुम्हारा कमरा है, ये पड़ोसी का कमरा है, और वो इसी कमरे के अंदर ही घूमेगा। और जब तक वो अपने कमरे में घूम रहा है तब वो स्टेबल होता है। और जैसे ही वो किसी और के कमरे में गया, क्योंकि उसको अपने कमरे में वापस आना है, अगर अपने कमरे में वापस नहीं आ पाएगा तो वो वहां पर, अगर अपने कमरे से अलावा किसी और के कमरे में घूमेगा तो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इसी को कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो बोर्स का जो मॉडल है वो इसके आगे पीछे है। अब यहाँ दो तीन चीजें आपको समझनी है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब एक बार ये न्यूट्रॉन के बारे में देख लीजिए। न्यूट्रॉन में क्या होता है कि 1932 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1932। तो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने डिस्कवर करा एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन बोला गया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और जो इसका मास है दैट इज इक्वल टू समवट प्रोटॉन, लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर है। ये न्यूट्रॉन सब में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सब में प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट वन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो मास नंबर होता है ना, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, उसको जब ऐड करते हैं तो उसका मास नंबर निकलता है। और ये दोनों जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे ये मान के चलिए न्यूक्लियस है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं ऐसे ऐसे अंदर, और इसको हम पूरे को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। क्लियर? आपको क्या क्या समझ आया? जेम्स चैडविक थे, उन्होंने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज करी, जो कि एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। चार्ज इस पे न्यूट्रल होता है, जो इसका मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास होता है, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, और इसको पूरे ओवरऑल को न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसको बताया था बोर्स एंड बरी, बोर एंड बरी मॉडल कहते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या समझना है आपको। इन्होंने एक फॉर्मूला इजाद करा जिसका नाम था 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ सेल, जैसे कि n की वैल्यू एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन, इस तरीके से आगे चलता रहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या है। मान के चलिए ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये क्या है, शेल नंबर एक, ये दो,
ये 3, और इसी तरीके से शेल नंबर आगे बढ़ती जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, अब समझिए आगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, ये बताता है कि एक ऑर्बिट के अंदर, एक शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर जो कि 2 आता है। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर जो कि 8 आता है। अगर आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 का स्क्वायर जो कि 18 आता है। तो ये कहता है कि जो अलग अलग शेल्स हैं यानी कि ऑर्बिट्स हैं, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कितने हो सकते हैं। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे नंबर के अंदर 18। उसके बाद से आप ऐसे ऐसे आगे और चलते रहेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 32। ठीक है, 4 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 32, ऐसे बढ़ता रहता है। इन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, आप उन्हें समझ लीजिए। एज ऑफ नाउ आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है वो देखिए। फर्स्ट चीज आपने ये ध्यान रखनी है, अभी आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में आएंगे, यानी कि अभी इसको समझाता हूं मैं आपको, वो कितने होंगे आपके पास, 8 लेके चलेंगे आप। देखो अब ये 8 है 18 है, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आप 8 मान के चलिए। अब 18 32 क्यों नहीं है, वो एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, उसमें समझा दूंगा क्या रीजन है। अब देखिए किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां से उठाता हूं, सपोज दैट सबसे पहले हीलियम उठाते हैं। चलिए, अब हीलियम में क्या होता है कि आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां समझ आया आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर ये न्यूक्लियस हो गया। आपको पता है कि अगर शेल नंबर 1 देखें, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 2। तो ये शेल नंबर 1 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने क्या बताया, कि ये न्यूक्लियस हो गया, एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए आउटर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा, मैं यहां से सपोज दैट सोडियम उठाता हूँ। सोडियम का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब समझिए, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, पहले वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2। सबसे पहले आप 2 फिल कर दीजिए, 2 यहां आ गए। उसके बाद कितनी आएगी, अगले वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, 3 4 5 6 7 8, 8। अब एक बच गया, तो ये सबसे बाहर वाले में कितने आएगा, एक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉडल्स बनाते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, देखिए आपको याद क्या रखना है कि इनकी एटॉमिक नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर जब आपको याद हो जाएंगे तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। आपको 20 याद होने चाहिए, आपके एनसीईआरटी में 20 है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा कि 20 कौन मतलब किस तरीके से आपको याद करने हैं, तो वो देख सकते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं। ये तो आपको समझिए आ गया होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे, प्लस और माइनस बराबर नहीं होंगे, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दोनों बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल में क्लासिफिकेशन किस तरीके से करी है। सबसे पहले मैक्सिमम वाले में 2 आ सकते हैं, 2 2 भरेंगे। इसके बाद फिर 8 8 8 8 से ज्यादा किसी में नहीं आ सकते, फिर अगले चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए किस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो यहां देखिए। ये होता है एलिमेंट, जैसे सोडियम तो आप लिखेंगे Na। एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है Na। ठीक है, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। तो Na का कितना होता है, 11। ठीक है, और वहीं पर इसका मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है,
ए को एटॉमिक मास, तो ये होते हैं 23। 11 क्या है, 23 क्या है, तो आप समझ जाएंगे नीचे जो लिखा जाता है दैट इज जेड, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाले को कहते हैं मास। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिख सकता है हीलियम 24, तो आपको पता होना चाहिए नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर क्या रहता है, एटॉमिक मास रहता है। अब आइसोटॉप से पहले एक टॉपिक छूट गया है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। पेन कौन सा लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको पिछले वाले चैप्टर में भी वैलेंसी के बारे में बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। इसी को थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूँ, वैलेंसी का क्या मतलब होता है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि एक एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दो सिचुएशन समझाऊंगा, एक समझाऊंगा सोडियम की सिचुएशन, एक समझाऊंगा आपको क्लोरीन की सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए, चलिए सबसे पहले सोडियम समझते हैं। सोडियम में अगर आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका एटॉमिक नंबर 17। इसके हिसाब से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आगे तो क्या होगा, 2, पहले वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 था, 2 दे दिए पूरे। अगले वाले की 8 है, 8 पूरे दे दिए, कितना बच गया, 1। इसमें आइए, पहले वाले को 2 दे दिया पूरा, उसके बाद 8 दे दिया पूरा, उसके बाद क्या बच गया, 7 बच गए हैं, तो ये 7 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड है, एक लिमिटेशन है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यदि एक है, दो है, तीन है, एक है, दो है, तीन है, तो ये दे देते हैं, दे गिव, क्योंकि इनको देना इजी होता है। 3 इलेक्ट्रॉन तक ये आराम से दे सकते हैं। अगर आपके पास 5 है, 6 है, 7 है, तो ये क्या करते हैं, दे टेक, ये लेते हैं, ये लेते हैं। तो जिन जो 1 2 3 दे रहे हैं, ठीक है, इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी होती है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले शेल में, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर जैसे यही मैग्नीशियम होता जिसकी 12 होते एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखते, 2, 8 और 2, तो ये क्या, 2 दे सकता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2। एल्युमिनियम होगा तो यहीं पर 3 आ जाता, तो ये 3 दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इसी तरीके से क्लोरीन 1 चाहिए, अगर इसको पूरा करना है, इसको सबको अपने घर को पूरा करना है, बस आप ये समझ लीजिए, चाहे वो दे के करे चाहे लेके करे। दे तब सकता है जब 1 2 3 होंगे, और ले तब सकता है जब 5 6 7 होंगे। लास्ट में 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। वहीं पर अगर ये सल्फर है तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, तो ये 2 ले सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया वैलेंसी का अच्छी तरीके से। अभी यही चीजें आपको मैं पिछले वाले में थोड़ा छूट गया था, मैं आपको बता रहा था कि इसको याद करना बहुत ही आसान है। तो इसी यही वो तरीका है जिससे आप याद कर सकते, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, और किस तरीके से आपको करना है कि 1 2 3 और 5 6 7 याद। अब बहुत के दिमाग में कंफ्यूजन हो रही होगी 4 को लेके, ठीक है। अब देखो 4 को क्या है, 4 का स्पेशल केस है, ये कार्बन का केस है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, संयोजी बंध कहते हैं इसको। और उसको अपन थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में आराम से, नेक्स्ट वीडियो में आराम से पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप रहने दीजिए, आप इस इन दोनों को ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, इसमें स्लाइड ऐड है क्या, हाँ स्लाइड ऐड है। चलिए आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, आइसोटॉप को देख लेते हैं। देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे कि आप ऐसे देखिए, हाइड्रोजन सपोज दैट, पहले हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, H1 1, H1 2, H1 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये जो ये केस है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले आप देख रहे हैं सब क्या है, मास है, ठीक है, और जो आप नीचे देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब एटॉमिक नंबर है।
तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो इसी को हम कहते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ट्राइटियम है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा, अब चलते हैं एक और आइसोटॉप के बारे में देख लीजिए, जैसे कि कार्बन का आइसोटॉप है। तो कार्बन के आइसोटॉप में क्या होता है कि C612 आपने सुना होगा, एक होता है C614। तो ये दो आइसोटॉप्स किसके हैं, कार्बन के हैं। थोड़ा एग्जाम के लिए रिलेवेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो यूरेनियम का आइसोटॉप, एक कोबाल्ट का आइसोटॉप, और एक आयोडीन का आइसोटॉप। आइसोटॉप्स, इनके यूजेस आ जाते हैं। तो यूरेनियम का आइसोटॉप फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट का कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और आयोडीन का गोइटर रोग जो होता है, घोंघा घोंघा रोग, ठीक है, जिससे आपके वो गले के अंदर सूजन आ जाती है, वो उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं समझते हैं, देखिए। पहले वाले सिचुएशन में मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब इसमें अलग है, इसमें एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक है, अब जैसे में इसके एग्जांपल्स आपको क्या याद रखने हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पर एटॉमिक मास क्या है, 40। कैल्शियम का 20 और ये 40। ठीक है, तो ये दोनों आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया है। एक चीज और आप यहां समझ लीजिए, आपको एग्जाम में आ सकता है आइसोटन्स। आइसोटन्स क्या होते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल रहते हैं, सॉरी, ये क्या होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। अब यहाँ एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्या कहते हैं उसको, हाँ याद आ गया। देखिए, ये आपको याद है, अभी पढ़ाया था पीछे XZA, पर जेड क्या बताया था, ये क्या है, एटॉमिक मास। और ये क्या बताया था, एटॉमिक नंबर। सही है, नहीं गलत है। नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जेड होता है ना, जेड एटॉमिक नंबर, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पर जो एटॉमिक मास होता है ये बराबर होता है, पहले भी बताया क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए एक केस ले लेता हूँ बिफोर थैंक यू वाले स्लाइड पे जाने से। पेज स्पेस नहीं है, मैं यही बताता हूँ आपको। चलिए ठीक है, मैंने आपसे बोला एक एलिमेंट ए है, और उस एलिमेंट ए में जो जेड की वैल्यू आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है 18। ठीक है, और ए की वैल्यू दी हुई है 14। मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। फटाफट बताइए, सोच लीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। जो जेड होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 18 ही होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये भी 18 होंगे। यहां तक समझ आ गया। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, मैंने बताया था जो 40 है वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर 40 है, 40 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे,
22। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसको लेके बस ये एंड हो गया इस वीडियो का। और ऐसा मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक इसमें छूटा है। फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको उस टॉपिक में डाउट है। शॉर्ट वीडियो बना के या किसी भी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये एंड ऑफ द वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से कंटेंट के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू।